ये एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल फिर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ताकि इक्विलिब्रियम को कायम रखा जा सके। ये क्वालिटी एसिड और बेस, वीक एसिड और वीक बेसिस में होती है। और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एसिड और बेस के अंदर जो वीक एसिड होते हैं उसमें क्वालिटी होती है कि एक स्ट्रॉन्ग बफरिंग रीजन होता है जिसके अंदर ये इनमें कंपटीशन होता है कि ये ऊपर नीचे हो सकती है, अपनी पीएच को एडजस्ट कर सकते हैं। दिस इज नाउन एज बफरिंग रीजन। इसके दौरान ये अपना सारा काम करती है। अब मतलब ये है कि फाइनल रिजल्ट क्या हुआ कि अगर हम इसमें कोई भी हाइड्रोजन आयन दाखिल कर दें या कम कर दें तो इसका इफेक्ट क्या होता है कि पीएच मेंटेन रहती है ड्यू टू द एस्टेब्लिश ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये हेसल-बेल्च इक्वेशन है। इसको हम एग्जांपल लेते हैं कि ये बराबर कैसे होते हैं मिड पॉइंट के ऊपर। पी के और पी के ए वैल्यू किस तरह इक्वल होती हैं और इस जगह पे हम पीएच को एडजस्ट करते हैं। कोई भी अगर एसिड है तो उसके प्रोडक्ट होंगे और रिएक्टेंट होंगे। ये उसने हाइड्रोजन आयन दिए, ये उसने कॉन्जुगेट बेस दिया, स्ट्रॉन्ग बेस दिया, और ये रिएक्टेंट हैं। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ये के ए के वैल्यू के बराबर होती है। वो कहता है कि अगर हम हाइड्रोजन आयन को अलग कर लें और ये ए को इसके नीचे ले आए, ये इधर चला जाए एच ए, तो ये हम कन्वर्जन कर सकते हैं। ये अब इसकी log 1 की वैल्यू निकालें तो ये 0 के बराबर होती है। तो जब दोनों मिड पॉइंट पे जिनकी कंसंट्रेशन बराबर हो जाए, एक्सेप्टर की डोनर की कंसंट्रेशन बराबर हो जाए, तो उसकी लॉ की वैल्यू दर्ज करें तो वो 0 होती है। तो हम इसको हल करें तो पीएच ऑलवेज बिकम इक्वल टू पी के ए वैल्यू। ये जो इक्वेशन है ना, ये हेंडरसन इक्वेशन कहलाती है। अब इस इक्वेशन से हम किसी भी बफर की पीएच को मेंटेन कर सकते हैं। मेंटेन तब कर सकते हैं जब हमें पी के ए वैल्यू का पता हो, एक्सेप्टर का पता हो, डोनर का पता हो, हमें पीएच मालूम की जा सकती है। हम पी के वैल्यू मालूम कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन की अगर हमें पीएच का पता हो, ये दोनों चीजें पता हो तो फिर हम ये भी कर सकते हैं। इस इक्वेशन से हमें ये जाहिर होता है कि एट द मिड पॉइंट when the concentration of the acceptor, proton acceptor, become equal to the proton donor, then pH always equal to pKa value. अगर हम वीक, नेक्स्ट टॉपिक है वीक एसिड वीक बेसिस बफर। सेल के अंदर क्या होता है मैंने बताया कि जैसा कि हमारी लेबोरेटरी के अंदर अगर हमने केमिकल रिएक्शन करने हो, लेबोरेटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन करने हो तो हमें बफरिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। अल्लाह ताला की ये बहुत बड़ी कुदरत है, वहदानियत का सबूत है कि पूरी कायनात के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं दैट डिपेंड्स ऑन द पीएच। यूनिवर्स के अंदर तमाम जानदार आ जाते हैं। हमारे जिस्म का एक एक हिस्से के अंदर जो बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, वो सारे के सारे पीएच डिपेंडेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे ब्लड की अंदर सीरम पीएच डिपेंडेंट, हमारे सेल के अंदर छोटे छोटे अमाइनो एसिड होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग होते हैं, या वीक एसिड के तौर पर, वीक बेस के तौर पर एक्ट करते हैं। दे कैन जनरेट द पीएच ऑफ दिस सेल।
न्यूक्लियस के अंदर बात कर लें, वहां पे भी पीएच डिपेंडेंट होते हैं। इंटेस्टाइन की बात कर लें, वहां पे भी पीएच होती है। बफरिंग सिस्टम होता है, पीएच होती है। अगर हम हमारे स्टोमक की बात कर रहे हैं, वहां पे पीएच को मेंटेन करना होता है। द मेंटेन ऑफ द पीएच इज नोन एज द बफरिंग सिस्टम। आप चाहे बफर इस्तेमाल कर लो, चाहे पीएच को मेंटेन कर लो, दैट इज वेरी एसेंशियल फॉर द बायोकेमिकल रिएक्शन। मैं मिसाल देता हूं, 2-3 मिसालें देता हूं, उसके अंदर ये चैप्टर ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। सबसे बड़ी मिसाल, हमारे माउथ के अंदर सलाइवा होता है और उसमें अमाइलेजेस एंजाइम होते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं। 1,4,1,6 की जो बॉन्डिंग होती है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको खत्म करते हैं और उसे मोनोसैकेराइड में या छोटे जो सैकेराइड्स होते हैं उसमें तब्दील करते हैं। तो वो भी पीएच डिपेंडेंट होता है, जो स्लाइट बेसिक होती है। पेप्सिन एंजाइम होता है, पेप्सिन के लिए भी हमें, ट्रिप्सिन के लिए भी, अल्कलाइन फास्फेट के लिए भी पीएच को मेंटेन करना होता है बाय आवर बफरिंग सिस्टम। सबसे बड़ी एग्जांपल अल्लाह ताला के ने हमारे जिस्म के अंदर सांस लेने का जो अमल है ना, वो मेंटेन किया हुआ है। That can control the buffering system in our body. No doubt it gives the oxygen and which can be used for the burning of the carbohydrates to give the energy. लेकिन अगर हम इसे गौर से देखें तो ऑक्सीजन को हम जब लेके जाते हैं अपने जिस्म के अंदर, ऑक्सीजन नाक के जरिए लंग्स में जाती है, लंग्स में जाके सलाइवा के अंदर डिजॉल्व हो जाती है। वो सलाइवा के अंदर जैसे ही डिजॉल्व होती है तो वहां से ये ब्लड के साथ बॉन्डिंग करती है और ब्लड के साथ बॉन्डिंग करके ये सेल में जाती है। सेल में जाके ये एटीपी प्रोड्यूस करेंगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा ब्लड में आएगी, ब्लड में वाटर के साथ ये रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बनाएंगी, विच इज वीक एसिड। और बफरिंग सिस्टम को वो मेंटेन करेगा। और जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो अल्लाह ताला ने एक साइक्लिंग प्रोसेस रखा हुआ है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर लंग्स में आएगी और फिर एक्सहेल हो जाएगी, बाहर यूनिवर्स में हम खारिज कर देंगे। पीछे जो कार्बन डाइऑक्साइड की एडिक्वेट अमाउंट रहेगी जो कि हमारे जिस्म में बफरिंग सिस्टम को मेंटेन रखती है, दैट इज अ वीक एसिड। और अगर हम बात करें कि जो अस्थमैटिक पेशेंट होते हैं जो सही तरीके से ऑक्सीजन को अंदर लेके जा नहीं सकते, तो उस सूरत में लेस अमाउंट ऑफ जो ऑक्सीजन होती है ना, वो कार्बन मोनोऑक्साइड भी पैदा करती है। दैट इज वेरी डेंजरस टू आवर सेल, क्योंकि वो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करती है। इस सूरत में होता है कि जो हमारी बॉडी के सेल हैं वो डिटेरियोरेट होना शुरू हो जाते हैं और साथ साथ फटीग पैदा होनी शुरू हो जाती है और इंसान का रंग जो होता है ना वो फेंट होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने सिर्फ एक सांस लेने के अमल को बहुत ज़्यादा मेंटेन किया हुआ है और उस सांस लेने की वजह से हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो है ना वो सरवाइव करती है, इंक्लूडिंग द एडजस्टिंग द पीएच एंड प्रोड्यूसिंग ऑफ एटीपी which we can use for our biological chemical reaction and also for the physical activities. देखें जी, अगर हम देखें कि कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट आयन बनाती है और ये वीक एसिड को मेंटेन करने में रोल अदा करती है। और इस दौरान क्या होता है कि हमारे जिस्म में पीएच मेंटेन रहती है। ये सारा बताया हुआ है, ये रिएक्शन बताया हुआ है कि कैसे ये सारा होता है। ये एक्वस बेस है ब्लड कैपिलरीज के अंदर, ये गैस बेस है लंग्स के अंदर और ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। अब वाटर एज अ रिएक्टेंट हमारी बॉडी के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर
वाटर एज अ रेक्टेंट रोल अदा करता है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें बच्चों, तो सबसे पहले पानी और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिले, क्लोरोफिल की मौजूदगी में उन्होंने उसको प्लेस दी और सनलाइट पड़ी, तो सबसे पहले जो बायोकेमिकल रिएक्शन हुआ उसने ग्लूकोज बनाया। उस ग्लूकोज से तमाम काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट डिजाइन किए गए, सिंथेसाइज्ड हुए इन द प्लांट बॉडी। इसका मतलब है इस कायनात के अंदर ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, दिस डिपेंड्स ऑन द टू थिंग्स, वन इज कार्बन डाइऑक्साइड, अदर इज वाटर मॉलिक्यूल। नेसेसिटी कौन सी चीजें हैं? क्लोरोफिल काइंड ऑफ प्लेसमेंट एंड द सनलाइट। और इसके बाद बायोकेमिकल रिएक्शन हुए तो वो ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। पॉलीमराइजेशन के रिएक्शन हुए, वो कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हुए इनटू द प्रोटीन्स एंड वो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हुए इन द फॉर्म ऑफ फैट। अब जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल हैं हमारे जिसके अंदर बहुत ज्यादा रोल अदा करते हैं। मैंने कहा था जी हमारी बॉडी पानी लेती भी है, पानी बनाती भी है, पानी देती भी है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ द वाटर। अगर हम देखें तो ये एक एटीपी के मॉलिक्यूल हैं, जैसे ही ये टूटते हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, यानी कि एटीपी को यूज करने के लिए भी वाटर मॉलिक्यूल चाहिए। इसलिए हम खाने के साथ पानी भी पीते हैं, हमारा जिस्म पानी रिक्वायर करता है, तो ये एडीपी बने और फास्फेट पैदा हुआ। अगर हम इसकी बात करें, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल चाहिए। हम कीटोन की बात करें, एस्टर की बात करें, इसमें भी वाटर के मॉलिक्यूल चाहिए, इसमें भी वाटर के मॉलिक्यूल चाहिए। तो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूनिवर्स। अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, हाइड्रोलिसिस के लिए या कंबशन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए हमें वाटर के मॉलिक्यूल मिलते हैं। यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसके दौरान एटीपी बनती हैं, उस दौरान वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। इसका मतलब है वाटर मॉलिक्यूल बनते भी हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकलते भी हैं, वाटर मॉलिक्यूल यूज भी होते हैं। दिस इज द क्वालिटी ऑफ वाटर। ये सारा बताया हुआ है। तो वाटर एक ऐसी चीज है जो अपने अंदर एनर्जी को समोए हुए है। ये सारा बताया हुआ जी। फिट रहने के लिए, इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल इज वेरी नेसेसरी। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर।